आप सभी को फिर से एक बार नमस्कार। मेरे में शायर मोटिवेशनल स्पीकर, एचआर प्रोफेशनल, लाइफ कोच, लीडरशिप कंसल्टेंट, 15 वर्षों का एचआर फील्ड में प्राइवेट लिमिटेड मल्टीनेशनल कंपनी में अलग अलग राज्यों में काम का अनुभव। अभी भी मैं एचआर का एक्टिविटी करता हूँ और साथ में आपके लिए नई नई जानकारी लेके आता हूँ। तो आज ऐसी एक पावरफुल केस स्टडी और जानकारी लेके आया हूँ मैं। श्रीलंका, कैसे श्रीलंका एक सोने की लंका बनी कंगाल लंका, कैसे एक सोने की लंका बनी कंगाल लंका, कैसा एक अमीर देश आज एक दिवालिया देश बनने की राह पर पहुंच गया, जहां पे सिलेंडर का भाव 4,500 रुपये, चावल 500 रुपये केजी, पेट्रोल का भाव 300 रुपये लीटर, डीजल का भाव 200 रुपये लीटर, एक कप चाय का गिलास की कीमत 100 रुपये, ब्रेड का पैकेट 150 रुपये से ऊपर, 1 केजी दूध पाउडर का भाव जो है वहां पे 2,000 रुपये पर केजी, और साथ में $1 की कीमत 315 श्रीलंकन रुपए। सोचो, महंगाई का दर है वहां पे 18% से भी ज्यादा। जो भारत में 5.5 या 6% रहता है, वह 18% से ज्यादा। तो क्यों अपना एक पड़ोसी देश, भारत का बहुत ही पड़ोसी देश आज, जिसको हम लोग सोने की लंका कहते थे, सोने की चिड़िया कहते थे, आज वो कंगाल लंका बन गई। तो वो जानते उसके कुछ 7 से 8 मेजर कारण, और उन कारणों के साथ हम भारत के भी कुछ राजनेता, राजनीतिक पार्टियां और कुछ राज्य श्रीलंका के राह के ऊपर क्या चल रहे हैं, क्या उनके ऊपर भविष्य में कुछ असर आने वाला है, क्या आपके ऊपर भी कुछ असर आने वाला है, ये भी चीजें हम वीडियो के अंत में देखेंगे। इसके लिए वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा आपको देखना होगा। तो क्या कारण है श्रीलंका की इतनी बुरी हालत होने की? जब एक जमाना था कि श्रीलंका काफी रिचेस्ट कंट्री माना गया जाता था, लेकिन आज ऐसी क्या वजह हो गई? तो कुछ 7 या 8 वजह मैं आपको बताने वाला हूँ। आप न्यूज में भी देखते हो, हर दिन श्रीलंका के न्यूज आते रहते, श्रीलंका के भाव के न्यूज आते रहते, श्रीलंका में दंगे फसाद हो रहे, उधर के राष्ट्रपति कार्यालय के ऊपर, राष्ट्रपति आवास के ऊपर लोग बड़े बड़े लोग वहां घेराव कर रहे, लोग आवाज उठा रहे, वहां पे हर दिन वहां नए कुछ ना कुछ दंगे फसाद हो रहे। तो ये सब चीजें का वजह आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले एक वजह है परिवारवाद, जो भारत के प्रधानमंत्री हमेशा बोलते रहते, परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद। तो श्रीलंका भी परिवारवाद से अछूता नहीं रहा। 2005 से वह राजपक्ष परिवार सत्ता में है, राजपक्ष परिवार सत्ता में है। तो परिवारवाद आज की डेट में भी आप देखोगे तो पहले महेंद्र राजपक्षे, गोटाबाया राजपक्षे, इन्होंने 2005 से 4 भाइयों ने लगातार श्रीलंका के ऊपर राज किया, और श्रीलंका ऊपर इतना राज किया, श्रीलंका को आगे लेने के बजाय काफी लूटा भी, ऐसा श्रीलंका की जनता कहती है। आज के डेट में श्रीलंका के ऊपर जो कर्जा है वो लगभग 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा है। कितना? 2.5 लाख करोड़ से। श्रीलंका के पॉपुलेशन है 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा। तो आज हर एक श्रीलंकन आदमी के ऊपर 1 लाख रुपए से ज्यादा का कर्जा हो चुका है। आप सोचो, जितना पॉपुलेशन है उससे कई गुना कर्जा है। तो मैं परिवारवाद के ऊपर आता हूँ कि उधर का आरोप है, उधर के जनसंख्या क्या, उधर के लोगों का, वह जो हर दिन वह अलग अलग मोर्चे निकल रहे, उनका आरोप है कि देश की 70% से ज्यादा विभाग के ऊपर महेंद्र राजपक्ष और उसका परिवार का ही सत्ता में कंट्रोल है। 2019 में फिर महेंद्र राजपक्ष का परिवार जो है सत्ता में आ गया, गोटाबाया राजपक्ष राष्ट्रपति बने, उन्होंने अपने परिवार के अपने सगे भाई को, महेंद्र राजपक्ष को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, और साथ में उन्होंने उसका जो बासिल राजपक्ष उनका भाई, उसको फाइनेंस मिनिस्टर नियुक्त कर दिया। चमन राजपक्ष जो है वह एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, और महेंद्र राजपक्ष का जो लड़का है वहां पर वो क्रीड़ा मंत्री बनाया गया। तो एक ही परिवार के 7 से ज्यादा लोग वहां पे सत्ता के ऊपर काबिज है। कितने? 7 से ज्यादा लोग। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज उधर की हालत इतनी खराब है कि वहां पे जो मैंने आपको बताया ना, सब वहां के जो भाव कैसे बढ़े और क्या बढ़े, उसका रीजन तो एक परिवारवाद। ये परिवारवाद ने क्या किया, वहाँ का फाइनेंस एक्टिविटी, विदेश नीति, उसके साथ जो भी एक्टिविटी होती है, कुछ भी नीतियां बनाते हैं, वह संसद में कम बनती है और परिवार में ज्यादा बनती है। तो वह हर एक सेक्टर के ऊपर परिवार का कब्जा है।
उनके परिवार के ऊपर जो भी बात करेगा, जो भी विरोधी बात करेगा, इनको सत्ता से हटाया जाता है या उनके ऊपर केस कर दिया जाता है। ऐसा श्रीलंकन मीडिया में न्यूज चल रही है। तो इस परिवारवाद ने श्रीलंका को इतना नीचे डुबाया कि श्रीलंका आज दिवालिया के कगार के ऊपर पहुंच गया। तो जो मेन कारण था वो एक था परिवारवाद, दूसरा एक था विदेशी कर्ज। तो ये जो राजपक्षे परिवार है उन्होंने क्या किया, चाइना, जापान, भारत, IMF, मतलब ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से इतना कर्जा उठाया कि वो अभी डिफॉल्टर हो गए। उनको जो है कर्जा देने के लिए उनके पास पैसा नहीं बचा। और चाइना तो एक कि आप तो जानते हो चाइना की राजनीति क्या है कि ऐसा देशों में कर्जा दे दो, इतना कर्जा दे दो, उसके प्रोजेक्ट में इतना इन्वेस्टमेंट करो और बाद में जब वो प्रोजेक्ट फेल हो जाएंगे उस देश को कर्जा अपना वसूलने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाओ। जब वो छोटी छोटी कंट्रियां देश का अपना कर्जा नहीं चुका पाती तो फिर उनके ऊपर इतना दबाव बनाते हैं और उनका कुछ बूबा लीज के ऊपर देते हैं। जैसा अभी चाइना ने पाकिस्तान पर COCP जो प्रोजेक्ट है वहां पर भी पाकिस्तान की हालत वही हो गई, वहां पे नेपाल की हालत वही हो गई, उन्होंने बांग्लादेश की हालत, म्यांमार की हालत भी वही कर दिया है और श्रीलंका की हालत वही हो गई। तो ऐसा एक स्थिति आ गई कि श्रीलंका का हम्बनकोटा बंदरगाह चाइना ने 99 साल के लीज के ऊपर लिया और वहां काफी स्क्वायर किलोमीटर जमीन भी चाइना ने हथिया ली लीज के ऊपर। तो चाइना का इतना कर्जा हो गया, चाइना का कर्जा, भारत का कर्जा और IMF का कर्जा 3 लाख करोड़ से ज्यादा उनके ऊपर कर्जा हो गया। मैं आपको जैसा बताया वैसा एक कारण है। और दूसरा एक मेन कारण है उसका विदेशी मुद्रा भंडार। 2019 के पहले श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार था 7.5 अरब डॉलर से ज्यादा था, 7.5 अरब डॉलर से ज्यादा था। लेकिन आज श्रीलंका का मुद्रा भंडार खाली 1.5 अरब डॉलर बचा है। तो आप सोचिए अभी उसका क्या असर होता है कि श्रीलंका में एक तो मैन्युफैक्चरिंग हब बहुत कम है, वहां पे उत्पादन बहुत कम होता है, इसलिए श्रीलंका को ऑयल, मेडिसिन और बहुत सारी चीजें, पेट्रोल, डीजल, वो ऊर्जा के स्रोत जो विदेशों से आयात करना होता है और उनको वो जो पेमेंट है डॉलर में करना होता है। तो उनके पास जब डॉलर ही नहीं बचे तो कहाँ से वो इंपोर्ट करेंगे, इसलिए वहां पे बहुत सारी चीजें का एक शॉर्टेज हो चुका है, ना वहाँ पेट्रोल ना डीजल मिल रहा है और सब महंगाई बढ़ रही है, ना वहाँ दवाई मिल रही है टाइम पे। तो विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया। अब विदेशी मुद्रा भंडार का एक कारण ये भी बताया जाता है कि श्रीलंका के ऊपर जो उनको ज्यादा से ज्यादा पर्यटक वहां जाते थे। श्रीलंका का गवर्नमेंट बताता है कि जैसा कोरोना आ गया, पर्यटक कम आ गए तो उनको विदेशों से मिलने वाला जो था उनको पूंजी वो कम हो गई। देखो कोई भी राज सत्ता जब कोई भी हालत देश की खराब होती है तो वो अपने ऊपर नहीं लेती, इसलिए उन्होंने वो एक कारण बताया कि कोरोना की वजह से हुआ। कोरोना तो पूरे वर्ल्ड में था, तो खाली श्रीलंका में तो कोरोना नहीं था। तो उधर का राजनीतिक पार्टियों का एक बहाना है। तो दूसरा एक मेन कारण था वहां पे कि जो है रासायनिक खाद। अभी उधर का जो सरकार ने रासायनिक खाद के ऊपर 100% बैन लगा दिया। उससे क्या हुआ तो उन्होंने उधर की सरकार ने ये सोचा कि हम लोग 100% जो है वहां पे कृषि खाद का जो है सेंद्रीय खेती और सेंद्रीय कृषि का हम लोग वहां यूज करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उसके वजह से पूरी खाद के ऊपर बैन लगा दिया। अभी उसके वजह से क्या हुआ कि जब उन्होंने ये काम चालू किया कि पूरी 100% जो है रासायनिक खाद का हम लोग यूज बंद कर देंगे, वहाँ पे रबड़, वहाँ कॉफी, वहाँ चाय का उत्पादन, वहाँ होता है मेन उत्पादन जो होता है चावल, उन्होंने धीरे धीरे वो पूरा का पूरा वो बंद कर दिया। तो 50% से ज्यादा वहाँ का कृषि उत्पादन रिड्यूस हो गया। तो कृषि उत्पादन रिड्यूस हो गया तो लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये उनका एक कारण हो गया कि उन्होंने 100% जो है रासायनिक जो खाद है वो बैन कर दिया। वो नहीं करना चाहता, धीरे धीरे करना चाहता। और एक पॉपुलिस्टिक राजनीति जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ मेरे कई वीडियो में, जो वेनेजुएला की केस स्टडी मैंने जो बनाई थी, आपने अगर नहीं देखा होगा तो इसमें वो लिंक में, वेनेजुएला कैसा अमीर देश गरीब बना। पॉपुलिस्टिक राजनीति का मतलब होता है कि लोगों को लोक लुभावन वादे करो, राजनीति में चमकाने के लिए, राज सत्ता का यूज करने के लिए, राजगद्दे पर बैठने के लिए, और लोग को लोक लुभावन वादे करो। तो श्रीलंका में क्या हुआ, उधर के राजपक्ष सरकार ने
जो टैक्स था, जहाँ वैट लगता था, वो 15% से 8% कर दिया। तो उधर का जो राजस्व है, उनका जीडीपी में जो योगदान होता था टैक्स का, वो भी लगभग आधे से कम हो गया। तो ये पॉपुलिस्टिक राजनीति भी एक बहुत बड़ा कारण है। जैसा कि श्रीलंका के लोगों को तो शुरुआत में वो अच्छा लगा, टैक्सेशन कम हो गया, लेकिन उनकी हालत आज आप देख रहे हो, आप न्यूज मीडिया में देख रहे हो कि पॉपुलिस्टिक राजनीति कैसे सबसे खतरनाक बन जाते हैं। एक तो वहाँ भ्रष्टाचार भी हो गया काफी, एक ही परिवारवाद का वहाँ सत्ता है। तो मैं आपको जैसे शुरुआत में बोला कि उसका अपने भारत के साथ क्या संबंध है और भारत के ऊपर क्या असर होने वाला है। तो भारत के भी कुछ पॉलिटिकल पार्टियां है, कुछ राजनीतिक पार्टियां जो पॉपुलिस्टिक राजनीति करती है। अभी जो अगर हम लोग बात करें तो पंजाब का अगर हम लोग उदाहरण लेते हैं, दिल्ली का उदाहरण लेते हैं, वहाँ के जो सरकार है वो हमेशा इलेक्शन में अपना वोटर को लुभाने के लिए एक ऐसे वादे करते हैं। आज की डेट में जो पंजाब का जो सरकार है, पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा है और पंजाब का पॉपुलेशन खाली वो भी 3 लाख करोड़ के दरमियान है। तो पंजाब के भी लोगों के ऊपर, हर एक आदमी के ऊपर 1 लाख रुपए से ज्यादा कर्जा है। फिर भी आप वहां पे चुनी हुई सरकार, मैं नाम नहीं लूंगा, सब वालों को इशारा काफी है, चुनी हुई सरकार ने वहां पे ऐसे लोक लुभान वादे किए, 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपया पर मंथ मिलेगा। तो सीधा पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर हर साल 10,000 करोड़ से ज्यादा का बोझ पड़ने वाला है। उन्होंने बताया कि 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी में फ्री दे देंगे। तो सीधा 20,000 करोड़ से ज्यादा वहां पे उनको ऊपर और कर्जा बढ़ने वाला है। उसने ऐसे लोक लुभान वादे पंजाब सरकार भी कर रही है और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे लोक लुभान वादे कर रही है कि जिस राज्य के ऊपर 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है, हर एक आदमी को ऊपर 1 लाख रुपए से ज्यादा का कर्जा है, फिर भी ये अपनी पॉलिटिक्स राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोगों को लोक लुभावन वादे करते हैं। तो मैं श्रीलंका के साथ वो क्यों केस स्टडी बताना चाहता हूँ कि जो हालत श्रीलंका का हुआ, जो भुखमरी श्रीलंका में हुई, तो आजकल हमारे भी कुछ राजनीतिक पार्टियां वैसे अगर आदत अपने लोगों को लगा रही है, जैसा वेनेजुएला ने किया, हुगो चावेज 2014-15 में जब वहां पे राष्ट्रपति बने थे और निकोलस मादुरो बने थे, उन्होंने जैसा लोक लुभान वादे की वजह से वह इतनी अमीर जनता थी वेनेजुएला में, उनको कोई भी चीज फ्री की जरूरत नहीं थी, सबसे रिचेस्ट कंट्री थी। लेकिन लोगों को क्या होता है कि लोक लुभावन वादों से और फ्री का जो कल्चर देते हैं ना सरकार, तो लोगों को काम करने की क्षमता लोग खो देते हैं। उनको मालूम पड़ता है कि मुझे सब जब कुछ फ्री मिलता है तो मैं क्यों काम करूं, मैं काय के लिए काम करूं। तो आज श्रीलंका का हालत आप जब सब न्यूज चैनलों में बताते हैं, इसलिए मैं एक केस स्टडी लेके आया हूं कि आप भी ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो आपके इंडिया में जो लोक लुभान राज्य, देखो कोई भी राजनीतिक पार्टियां ना उनका बीबी के गहने बेच के, ना खुद का कर्जा निकाल के, ना जमीन जायदाद बेच के वो तो पैसा नहीं लाते। वो पैसा होता है आम टैक्स पेयर का, वो पैसा होता है व्यूअर्स आपका, वो पैसा होता है हमारा। वही पैसों के वजह से वो इनकम के बजाय खर्चा ज्यादा करती है और उस जो स्टेट है या वो कंट्री है दिवालिया के कगार के ऊपर पहुंच जाता है। जैसा श्रीलंका सोने की चिड़िया, सोने की लंका कहते थे इतिहासकार, वो आजकल कंगाल लंका के राह के ऊपर पहुंच गई। तो मेरा ये केस स्टडी का आज का लाने का मतलब यही था कि जो भी है, जहां भी पॉलिटिकल पार्टियां, जो भी सरकारें है, वो ये राजनीतिक लोक लुभान वादे देना बंद कर दे और अपने लोगों को वो अच्छा सा काम करना सिखा दे, अच्छा शिक्षा, अच्छा हेल्थ फैसिलिटी, उसके ऊपर काम करना चाहिए, ना कि फ्री की राजनीति। तो आपको ये जो श्रीलंका की जो केस स्टडी है, मैंने आपको जो कुछ मुद्दे बताए वापस रिपीट करता हूँ। यहाँ तो परिवारवाद, वहाँ के आज ही राज सत्ता में राजपक्ष परिवार के 7 लोग राज कर रहे, वहाँ के राष्ट्रपति राजपक्ष परिवार से, पंतप्रधान राजपक्ष परिवार से, वहाँ के खेल मंत्री राजपक्ष परिवार से, वहाँ फाइनेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। दूसरा है सबसे बड़ा विदेशी नीति और कर्ज। तीसरा है वहाँ पे कि उनके रासायनिक खाद का 100% प्रतिबंध। चौथा है टैक्स को तो दी लोक लुभावन वादे, 15% से टैक्स लेके आए 8% के ऊपर। वहाँ मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है ही नहीं कुछ भी, वहाँ पे कुछ सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है। तो नेक्स्ट कारण है उसका विदेशी मुद्रा भंडार 7.5 अरब से 1.5 अरब डॉलर के ऊपर आ गया। ये सब जो कुछ जो और वहाँ पे क्या होता है, सब चीजें आपको इंपोर्ट करना पड़ रही है, तो इसलिए वहाँ का संकट दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। तो आपको ये केस स्टडी कैसे लगी? आपने मुझे मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को सबको बहुत ज़्यादा धन्यवाद।
और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो ऐसे मेरे नए नए केस स्टडी आपकी तरफ लेके आता हूँ। धन्यवाद मित्रों।